Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in this video I am going to talk about vocabulary and grammar portion of unit number 11, the three questions, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है. आई होप आपने इसका प्रीवियस लेक्चर जो इसके ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के मुतालिक था वो आपने सुना होगा. अगर आपने उसको नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर से उसको एक्सेस कर सकते हैं. आपके आसानी के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहीं पे करता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे इंसिस्ट दैट कि सर आपको पेपर एलिमेंट्स पे बात करनी चाहिए और जो पेपर कंटेंट है उस पर आप स्पेसिफिकली बात करें. ऑल्दो दैट वाज इन माय प्लानिंग और मैं ये चाह रहा था कि इन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद मैं उस पोर्शन पे आऊँ, लेकिन आई गॉट सो मेनी मैसेजेस, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के बाद, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद में आपको जो पेपर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 मोर स्पेसिफिकली, और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटली ग्रामर से रिलेटेड है, उस पे एक अलग सी सीरीज़ चलेगी क्योंकि उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 16 to 17 एलिमेंट्स हैं जिस पे हमें बात करनी है. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हमें बात करनी है. तो पेपर किस तरह का होता है, उसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करें, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो वो स्टूडेंट्स जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्टली पेपर पे आऊँगा, क्योंकि आपकी वो शायद इस वक्त बेसिक नेसेसिटी वही है, और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो बाकी कुछ एलिमेंट्स को, कुछ चैप्टर्स को हम कवर कर लेंगे. बहरहाल अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन की जानिब. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, if we talk about the table of content, we have basically 5 elements जिसको हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के मद में कवर करने जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स. जैसे आपने हमारे दूसरे वर्ब के लेक्चर में इसको बड़े अच्छे से समझा होगा, देखा होगा. मॉडल वर्ब्स देखेंगे वो क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन वी हैव कंजंक्शंस. उसके बाद हमारे पास पंक्चुएशन है जिसकी हम काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस पहले बाकी एक्सरसाइज में कर चुके हैं. एंटोनिम्स, मुतज़ाद अल्फाज को देखेंगे, और उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब्स जो कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एंड पे हमें इसकी एक्सरसाइज मिलती है. सबसे पहले हमारे पास मॉडल्स हैं जिसको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं. मैं आपसे पहले वर्ब के लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ करते हैं और इनका किसी भी सेंटेंस में क्या फ़ंक्शन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो थंबनेल नज़र आ रही है बेसिकली वर्ब की वीडियो का है, जिसको मैं बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में इसको डिस्कस कर चुका हूँ. और टॉप राइट कॉर्नर से आप उसके लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, और आप वहाँ पे जाके इस वर्ब के पूरे टॉपिक को और मोर स्पेसिफिकली आप मॉडल वर्ब के टॉपिक को वहाँ से दोबारा से एक दफ़ा पढ़ सकते हैं ताकि आपको चीज़ें रिफ़्रेश हो जाए. बहरहाल देखते हैं इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ब्लैंक. तो आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने उसमें से अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स को सेलेक्ट करना है. नंबर 1 इज़ डैश यू स्पीक फ्रेंच ओनली अ फ्यू वर्ड्स बट माई इंग्लिश इज़ प्रीटी गुड. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कैन, कुड, मे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डैश यू स्पीक फ्रेंच और क्वेश्चन मार्क है. इसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यू स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच बोलते हैं. ओनली अ फ्यू वर्ड्स, कुछ थोड़े से वर्ड्स. बट माई इंग्लिश इज़ प्रीटी गुड, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे आएगा कैन यू स्पीक फ्रेंच. अब ये एक बंदे का डायलॉग है, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो किसी दूसरे बंदे का डायलॉग है. तो यहाँ पे आएगा कैन यू स्पीक फ्रेंच. तो रिप्लाई क्या आता है, ओनली अ फ्यू वर्ड्स. इसीलिए दरमियान में आपको छोटा सा डैश भी नज़र आ रहा है, हाइफिन भी नज़र आ रहा है. बट माई इंग्लिश इज़ प्रीटी गुड, लेकिन मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो यहाँ पे कैन आएगा. सेकेंड वन इज़ यू डैश ईट सो मच स्वीट्स इट्स नॉट गुड फॉर यू. यू डैश ईट सो मच स्वीट्स, डैश को अगर मैं एक्सक्लूड करूँ तो तुम खाते हो सो मच स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठा. इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे आएगा यू शुड नॉट ईट सो मच स्वीट्स, क्योंकि वो उसको मना कर रहे हो उस चीज़ से. ठीक है, तो यू शुड नॉट ईट सो मच स्वीट, तुम्हें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए.
इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। थर्ड वन इज़ आई डैश टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज 2 years old। आई कुड टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज 2 years old, यहाँ पे कुड आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो आपको पता है कि हम कैन की जो पास्ट फॉर्म है दैट इज़ कुड, तो हम यहाँ पे कुड को प्लेस करेंगे। फोर्थ वन इज़ आई डैश हेल्प यू बट आई डोंट वांट टू। आई कैन हेल्प यू बट आई डोंट वांट टू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता और मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, ठीक है, जैसे हो सकता है। देन द फिफ्थ ब्लैंक इज़ डैश यू ओपन द विंडो प्लीज़। अच्छा, अब जैसे हमने फर्स्ट वन किया था, आप देखिए वहाँ पे एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़। हाँ, अगर आगे क्वेश्चन मार्क होता तो हम यहाँ पे कैन का वर्ड, कैन का मॉडल वर्ब लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो वुड यू ओपन विंडो प्लीज़, तो ये उस यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड बनता है दैट इज़ वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज़ इफ़ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू डैश बीट मी बिफोर टू लॉन्ग। इफ़ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड, कि अगर आप ये मेहनत जो कर रहे हैं, ये लगातार मेहनत इसको जारी रखेंगे, यू डैश बीट मी बिफोर टू लॉन्ग, यू विल बी एबल टू बीट मी, आप इस काबिल हो जाओगे कि यू कैन कॉम्पीट विद मी बिफोर टू लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विल बी एबल टू। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर्स हमारे वर्ब के लेक्चर लिए हैं तो यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास टॉपिक है कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस पे भी सेपरेट वीडियो आपको बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में आपने उसको देखा होगा, उसको आपने समझा होगा। अब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज इस चैप्टर के एंड पे है हम उसको देखते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 137 और ये बी पोर्शन है। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम द पैरेंथेसिस। अब आपने क्या करना है कि आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ब्रैकेट्स में 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट कॉर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने वहाँ पे पुट करना है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, आपको मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास फैन बॉयज़ है FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे मेरे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनके अलावा जितने भी हमारे पास कंजंक्शंस होंगे वो सब के सब हमारे पास क्या होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल अनलेस, इफ़, व्हेनेवर, हाउ, व्हेन, इस तरह के जितने भी हमारे पास कंजंक्शंस होंगे वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज क्या है। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई विजिट द बादशाही मॉस्क डैश आई गो टू लाहौर वंस, व्हेनेवर, वेयरएवर। आई विज़िट द बादशाही मॉस्क, मैं बादशाही मॉस्क जाता हूँ, विज़िट करता हूँ वहाँ पे। डैश आई गो टू लाहौर, व्हेनेवर आई गो टू लाहौर, जब भी मैं लाहौर जाता हूँ तो मैं बादशाही मस्जिद को विज़िट करता हूँ, वहाँ पे मैं ज़रूर जाता हूँ, तो यहाँ पे व्हेनेवर आएगा, ठीक है। सेकंड ब्लैंक इज़ दिस इज़ द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड, और ऑप्शन हैं वेयर, व्हेन और हाउ। दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम, जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे, वी विजिटेड, जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो यहाँ पे वेयर आएगा। थर्ड ब्लैंक इज डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं वेयरएवर, इफ़ एंड अनलेस। तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस, अगर तुम पहली प्लेस हासिल करते हो यानी कि पहला रैंक हासिल करते हो, यू विल रिसीव प्राइज, तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। थर्ड सेंटेंस है डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, और हमारे पास ऑप्शन हैं वेयरएवर, इफ़ और अनलेस। तो इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस, अगर तुम पहली पोजीशन हासिल करते हो, यू विल रिसीव अ प्राइज़, तो तुम्हें प्राइज़ मिलेगा, तुम्हें उसका इनाम मिलेगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पे इफ़ आता है, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस में से कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, वेदर इट इज़ ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल। तो आपने किसी यूट्यूब या किसी गूगल के सोर्स से या चैट जीपीटी से नहीं पूछना, आपने खुद इस पर गौर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, द फोर्थ वन इज़ यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी, तुम टेस्ट नहीं पास कर सकते, डैश यू स्टडी, यहाँ पे अनलेस आता है। वॉन्ट पास द टेस्ट, आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, अनलेस यू स्टडी, उस वक्त तक जब तक आप पढ़ो नहीं, ठीक है। अगर यानी कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप टेस्ट पास नहीं करोगे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो फ्रॉम द कंजंक्शंस, और दिस इज पार्ट नंबर सी फ्रॉम द सेम पेज इज 137। The statement says complete each sentence using the correct correlative conjunctions pair from the parentheses. अब
कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जिसको कोरिलेटिव भी पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास जो कंजंक्शंस हैं वो पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे आइदर और, नाइदर और, नॉर, वेदर और, ये जो पेयर्स की सूरत में हमारे पास यूज़ होते हैं, इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस सेज आई प्लान टू टेक माई वेकेशन डैश इन जून डैश इन जुलाई। तो इसमें क्या आएगा, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन ईदर इन जून और इन जुलाई, या तो जून में मैं प्लान करूँ अपने वेकेशंस या जुलाई में। तो यहाँ पे ईदर और सुटेबल है। ओके, द सेकंड सेंटेंस इज डैश आई एम फीलिंग हैप्पी डैश सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमेशा मेरा जो एटीट्यूड है, जो मेरा रवैया है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे वेदर और आएगा। In the third blank, dash flowers dash trees grow dash during warm weather। इस तरह बुक में लिखा हुआ है, इसमें 3 डैश नहीं, इसमें 2 डैश हैं। दूसरी जो तीसरी वाली जो डैश है वो गलत है, वो यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। तो जो बच्चे बुक्स को देख के फॉलो करें, वो थर्ड वाली जो डैश है उसको छोड़ दें, उसमें कुछ भी ना लिखें, ठीक है। बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर। तो यहाँ पे आएगा बोथ फर्स्ट ब्लैंक में और एंड आएगा सेकेंड में, कि फूल और दरख्त दोनों ग्रो करते हैं ड्यूरिंग वार्म वेदर में। द फोर्थ सेंटेंस सेज इट्स डैश गोइंग टू रेन डैश स्नो टुनाइट, एंड वी हैव ऑप्शंस एज इफ, ईदर और, एज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ईदर और का। इट्स ईदर गोइंग टू रेन और स्नो टुनाइट, कि आज रात को या तो बारिश होने वाली है या तो स्नो पड़ने लगी है, बर्फ़बारी होने लगी है। तो ये आई होप कि आपको ये थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, और थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। द डी पार्ट इज़ अगेन फ्रॉम द सेम पेज, द सेम कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पास कंजंक्शन से रिलेटेड है। एंड द इंस्ट्रक्शन सेज कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फ्रॉम द पैरेंथेसिस। मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पहले स्लाइड्स पे बता चुका हूँ, कि जिसमें फैन बॉयज़ वाले हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं, वो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और अब ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं तो जो हम सेंटेंसेस बनते हैं उनसे, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये भी आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है। और आंसर करने का तरीका ये है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा उसका रेफरेंस देंगे, कि वो क्वेश्चन बी का पार्ट था और ये क्वेश्चन अभी डी का पार्ट है, ठीक है। बहरहाल, माई कार हैज़ अ रेडियो डैश अ CD प्लेयर। माई कार हैज़ अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर। तो यहाँ पे एंड आएगा, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। डू यू लाइक चॉकलेट डैश वनीला आइसक्रीम बेटर। तो यहाँ पे आएगा और, डू यू लाइक चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम बेटर। थर्ड सेंटेंस इज आई हैव टू गो टू वर्क एट 6 डैश आई एम वेकिंग अप एट 4। मुझे काम पे 6 बजे जाना है, सो आई एम वेकिंग अप एट 4, तो इसलिए मैं 4 बजे जागता हूँ। And the last sentence is Nadia doesn't like to drive dash she takes the bus everywhere। तो नादिया को पसंद नहीं है, नादिया को ड्राइविंग पसंद नहीं है, सो शी टेक्स द बस एवरीवेयर। तो हमेशा वो जब भी कहीं जाती है तो वो बस के थ्रू जाती है। सो आई होप कि आपको ये पोर्शन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, द थर्ड पार्ट इज़ रिलेटेड टू पंक्चुएशन, और दिस इज़ पेज नंबर 138 ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। आई होप कि ये पंक्चुएशन के बारे में जो हमने 3-4 एक्सरसाइजेस पहले भी की और बाकी चैप्टर्स में हमने इस एक्सरसाइज को किया, तो आपको अच्छे से पंक्चुएशन की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मैं इसका ज़्यादातर पोर्शन आप ही पे छोड़ूंगा ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूँगा। द लाइन्स सेज व्हाट डज दिस चार्ल्स लुक लाइक माई हस्बैंड आस्क्ड लॉरी व्हाट्स हिज अदर नेम। ही इज़ बिगर देन मी, लॉरी सेड, एंड ही डजंट हैव एनी रूबर्स एंड ही डजंट इवन वेयर अ जैकेट। अब इसके सारे के सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हो रहे थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, उनको बोल्ड भी कर लिया है। आई होप कि आपको इसको देख के खुद से समझ आ जाएगी। अब फॉर दिस टाइम आई एम लीविंग दिस टॉपिक अप टू यू। इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत ध्यान से देखें, और देखेंगे क्या कोई ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो आप समझते हैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए और यहाँ पे है, या फ़लाँ जगह पे पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए लेकिन सर ने नहीं लगाया, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताएंगे। इस टॉपिक को मैं फ़िलहाल के लिए आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम इसकी काफ़ी दफ़ा पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। Then the fourth portion is antonyms, or this is again page number 138 on your textbooks. Antonyms, as you know कि this is the opposite of synonyms, और synonyms में हम मुतरादिफ अल्फाज लिखते हैं, वो जो अल्फाज हमारे पास होते हैं उन्हीं के सेम मीनिंग्स होते हैं, और एंटोनिम्स में हम मुतज़ाद यानी कि उसके उल्ट मीनिंग्स लिखते हैं।
द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ कैजुअल और इसका एंटोनिम हमारे पास होगा फॉर्मल। मैंने आपके आसानी के लिए 3-4 और भी ऑप्शंस लिख दिए, जिसमें 2 किसी में 3 लिख दिए, ताकि अगर आपको एक से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स होने चाहिए। बहरहाल यहाँ पे हम ब्लैंक में सिर्फ एक ही लिखेंगे। तो कैजुअल, इसका हमारे पास ऑपोजिट है फॉर्मल। फ्रेश, स्टेल। स्टेल का वर्ड आई होप कि आप यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। कॉफ़ी के लिए वर्ड यूज़ होता है स्टेल। कॉफ़ी से मुराद है कि कॉफ़ी पड़ी है काफ़ी देर से, पुरानी कॉफ़ी, जिसको हम बासी, तो हम रोटी को बासी कहते हैं जब पुरानी हो जाए, लेकिन जब कॉफ़ी को पड़े पड़े काफ़ी वक्त हो जाए तो हम उसको भी स्टेल कहते हैं। तो अगर वो बिल्कुल ताज़ी है तो हम उसको फ्रेश कहेंगे, और स्टेल से मुराद बासी। विस्पर, शाउट। विस्पर सरगोशी करना और शाउट ऊंची आवाज़ से बोलना। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब किसी को किसी चीज़ से महरूम रखना, और प्रोवाइड किसी कोई चीज़ दस्तयाब होना या किसी को चीज़ मुहैया करना। क्विकली, तेज़ी से, स्लोली, आराम से। वाइडेंड, वाइड कहते हैं किसी चीज़ की कुशादगी को, खुली चीज़ को, और नैरोड किसी चीज़ को तंग कर देना। ठीक है, तो ये आसान से वर्ड्स थे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन एज़ यूजुअल फ्रेजल वर्ब्स ऑन द सेम पेज, और हमारे हर चैप्टर के एंड पे फ्रेजल वर्ब्स लाजमी होते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में फ्रेजल वर्ब आपके जो है ना वो कोर्स का भी हिस्सा है। और अच्छा है कि हर चैप्टर के एंड पे फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब आपने करना है कि जितने भी चैप्टर्स के एंड पे, ऑलमोस्ट सब चैप्टर के एंड पे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको एक पेज पे लिख के नोट्स की शक्ल दे देनी है, ताकि कम से कम ये आपके जो है वो, क्योंकि अभी आपके चैप्टर के एंड पे हैं, तो इन्हीं में से मोस्ट प्रॉबेबली आपके पेपर में भी आएंगे। बहरहाल सेंटेंसेस हमने इसके बनाने हैं, और सेंटेंसेस आपके आसानी के लिए मैंने बना दिए हैं। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस इफ़ यू फील कि यहाँ पे मुझे सेंटेंसेस उससे बनाने हैं, लेकिन आपको उसका मतलब पता होना लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके साथ मैं इनके मीनिंग शेयर करता हूँ। सेंटेंसेस आप यहाँ से खुद देखेंगे, और इसके अलावा अगर आप कोई सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप खुद बना लेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है थामे रखना या किसी चीज़ का इंतज़ार करना। यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैंने इंग्लिश मीनिंग्स भी लिखे हैं, लेकिन क्योंकि पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपका जो काम है पेपर की एतबार से हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे उर्दू मीनिंग्स बताऊँगा, इंग्लिश मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और सेंटेंसेस भी लिखे हैं, अब आप उनको खुद देखेंगे। होल्ड ऑन का मतलब है थामे रखना या इंतज़ार करना। होल्ड फास्ट का मतलब है मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना या किसी चीज़ पे कायम रहना। थर्ड वन इज़ कीप ऑन डूइंग, किसी काम को करते रहना या किसी काम को जारी रखना। कीप आउट का मतलब है किसी चीज़ को बाहर रखना या किसी चीज़ को दाखिल ना होने देना, इसको कहते हैं कीप आउट। कीप ऑन का मतलब है जारी रखना या किसी काम को मुसलसल करना। ये कीप ऑन डूइंग और कीप ऑन का मतलब सेम ही है, ठीक है। देन वी हैव लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है मायूस करना, और या इसका मतलब ये भी ले सकते हैं धोखा देना किसी को। देन वी हैव लेट गो, छोड़ देना या आज़ाद करना। एंड द लास्ट वन इज़ लेट लूज़, खुला छोड़ देना या आज़ाद करना। तो अगेन लेट गो और लेट लूज़ दोनों के मीनिंग्स क्या हैं, सेम है। आज की जो डिस्कशन थी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप पे छोड़ दी। जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब में मैंने कहा कि इनके उर्दू मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्लाइड्स के थ्रू आप वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और सेंटेंसेस जो है वो आप यहाँ पे देख के, सेंटेंसेस आपके लिए मैंने बना दिए, लेकिन आप खुद से बना सकते हैं। इसी तरीके से पंक्चुएशन का एक टॉपिक मैंने आप पे छोड़ा, क्योंकि अब कितने चैप्टर्स डिस्कस करने के बाद, उनका वोकेबुलरी ग्रामर पोर्शन डिस्कस करने के बाद, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को खुद से भी करने के काबिल हों, और आप अपने नोट्स बनाएं, और आपकी लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा हो। आपकी आसानी के लिए कमेंट्स बॉक्स नीचे मौजूद है। अगर ये जो टास्क आपको दिए गए, अगर आपसे वो नहीं होते तो आप वहाँ भी डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं, मैंने ऑलमोस्ट 99.9% क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स किए हैं, और जो कमेंट्स हैं उनको मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो एंजॉय करें इस प्रोसेस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके पेपर कंटेंट से रिलेटेड होगी, और एक सीरीज़ आपकी पेपर कंटेंट की चलेगी, जहां मुझे महसूस होगा कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं फ्रॉम 12 टू ऑनवर्ड, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 3-4 सेलेक्टिव टॉपिक्स में स्पेशली जो आपके पोइट्रिक एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होंगे वो हम पेपर कंटेंट के बाद, इफ़ यू गेट सम टाइम, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो पढ़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी पेपर कंटेंट से रिलेटेड होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।